आप बताओ क्या बात थी। कोई एक बात हो तो बताएं। पता नहीं तुम्हारे घर से गए तो एक ना एक बात होती गई। अब मन बड़ा उदास हो गया है। आखिर फिर भी कोई बात तो हुई होगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द ओल्ड स्ट्रीट में। ये लाइन है पिछले भाग की, जहाँ पे मैंने कहानी रोकी थी। और आज कंटिन्यू कर रहे हैं उपन्यास गुनाहों का देवता, जो कि धर्मवीर भारती जी ने लिखी है, उसका पार्ट 7। चलिए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस उपन्यास का हर पार्ट सुनने के लिए और भी बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए। आखिर फिर कोई बात तो होगी। बात तो यह है कि मैं तुम्हारे घर से खाना खाने गया तो देखा चाचा जी आए हुए हैं। उनके साथ कोई एक साहब और हैं। खैर, बड़ी खुशी हुई। खाना वाना खाकर जब सब बैठे तो मालूम हुआ चाचा जी मेरा ब्याह तय करने के लिए आए हैं। और साथ वाले साहब हम मेरे होने वाले ससुर हैं। जब जाकर मैंने इनकार किया तो बहुत बिगड़ कर चले गए और बोले आज से तुम हमारे लिए मर गए और हम तुम्हारे लिए मर गए। तुम्हारी माता जी कहाँ है? प्रतापगढ़ में। लेकिन वह तो सौतेली हैं और वो तो चाहती हैं कि मैं कभी घर न लौटूं। लेकिन चाचा जी जरूर आज तक मुझसे कुछ मोहब्बत करते थे। आज वह भी नाराज होकर चले गए। सुधा कुछ देर तक सोचती रही, फिर बोली, तो चंदर तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? नहीं सुधा, शादी नहीं करनी मुझे। मैंने देखा है जिसकी शादी हुई वो कभी सुखी नहीं हुआ। सभी का भविष्य बिगड़ गया। और क्यों एक तवालत पाली जाए? जाने कैसी लड़की हो, क्या हो। तो उसमें क्या? पापा से कहो उस लड़की को जाकर देख लें। हम भी पापा के साथ चले जाएंगे। अच्छा हो तो कर लो ना चंदर, फिर यहीं रहना। हमें अकेले भी नहीं लगेगा, क्यों? नहीं जी, तुम तो समझती नहीं। जिंदगी निभानी है, कोई गाय भैंस नहीं खरीदनी। चंदर ने हंसकर कहा, आदमी एक दूसरे को समझे बूझे प्यार करे तब ब्याह के भी कोई मायने हैं। तो उसी से कर लो जिसे प्यार करते हो। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया। बोलो, चुप क्यों हो गए? अच्छा, तुमने किसी को प्यार किया चंदर? क्यों? बताओ ना। शायद नहीं। बिल्कुल ठीक। हम भी यही सोच रहे थे अभी, सुधा बोली। क्यों, ये क्यों सोच रही थी? इसलिए कि तुमने किया होता तो तुम हमसे थोड़ी छुपाते, हमें जरूर बताते। और नहीं बताया तो हम समझ गए कि अभी तुमने प्यार नहीं किया। लेकिन तुमने यह पूछा क्यों सुधा? यह बात तुम्हारे मन में उठी कैसे? कुछ नहीं, अभी गेसु आई थी। वह बोली, सुधा तुमने कभी किसी से प्यार किया है? असल में वह अख्तर को प्यार करती है। उससे उसका ब्याह होने वाला है। हाँ, तो उसने पूछा कि तूने किसी को प्यार किया है? हमने कहा नहीं। बोली, तो तू हमसे छुपाती है, तो तू अपने से छुपाती है। तो हम मन ही मन सोच रहे थे कि तुम आओगे तो हम तुमसे पूछेंगे। हमने कभी प्यार तो नहीं किया है। क्योंकि तुम ही एक हो जो हमारे मन जिससे हमारे मन की बात कभी नहीं छिपती। अगर कोई बात छिपाई भी होती हमने तो तुम्हें जरूर बता देती। फिर हमने सोचा शायद कभी हमने प्यार किया हो और तुम्हें बताया हो, फिर हम भूल गए हों। अभी उसी दिन देखो, हम पापा की दवाई का नाम भूल गए थे, तुम्हें याद रहा। हम भूल गए हो और तुम्हें मालूम हो। कभी हमने प्यार तो नहीं किया। नहीं, हमने तो कभी नहीं बताया। चंदर बोला, तब तो हमें प्यार व्यार नहीं है। गेसो यूं ही गप उड़ा रही थी। सुधा ने संतोष की सांस लेकर कहा, लेकिन बस चाचा जी के नाराज होने पर तुम इतने दुखी हो गए हो। हो जाने दो नाराज, पापा तो हैं अभी। क्या पापा मोहब्बत नहीं करते तुमसे? सो क्यों नहीं करते? तुमसे ज्यादा मुझसे करते हैं। लेकिन उनकी बात तो मन से भारी हो ही गया है। उसके बाद गए बिसिरिया के यहाँ। बिसिरिया ने कुछ बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई। और भी मन भारी हो गया। चंदर ने कहा, लो तब तो चंदर तुम प्यार करते हो जरूर से। सुधा ने हाथ पटक कर कहा, क्यों? गेसु कह रही थी, शायरी पर जो उदास होता है वह जरूर मोहब्बत मोहब्बत करता है। सुधा ने कहा, अरे यह पोर्टिको में कौन है? चंदर ने देखा, लो बिसरिया आ गया। चंदर उसे बुलाने उठा तो सुधा ने कहा, अभी बाहर बिठलाना उन्हें, मैं तब तक कमरा ठीक कर लूं। बिसरिया को बाहर बिठाकर चंदर भीतर आया, अपना चार्ट वगैरह समेटने के लिए। तो सुधा ने कहा, सुनो।
चंदर रुक गया। सुधा ने पास आकर कहा, अब तो तुम उदास नहीं हो। नहीं चाहते मत करो शादी, इसमें उदास क्या होना। और कविता वविता पर मुंह बनाकर बैठे तो अच्छी बात नहीं होगी। अच्छा, चंदन ने कहा, अच्छा बच्चा नहीं। बताओ, तुम्हें हमारी कसम, उदास मत हुआ करो। हमसे कोई काम नहीं होता। अच्छा, उदास नहीं होंगे पगली। चंदन ने हल्की सी चपत मारकर कहा। और बरबस उसके मुंह से एक ठंडी सांस निकली। उसने चार्ट उठाकर स्टडी रूम में रखा। देखा डॉक्टर साहब अभी सो रहे हैं। सुधा कमरा ठीक कर रही थी। वह आकर बिसरिया के सामने बैठ गया। थोड़ी देर में कमरा ठीक करके सुधा आकर कमरे के दरवाजे पर खड़ी हो गई। चंदन ने पूछा, क्यों, सब ठीक है? उसने सर हिला दिया, कुछ बोली नहीं। यही है आपकी शिष्या, सुश्री सुधा शुक्ला। इस साल बीए फाइनल का इम्तिहान देगी। बिस्रिया ने बिना आंखें उठाए ही हाथ जोड़ लिए। सुधा ने हाथ जोड़े, फिर बहुत सकुचा सी गई। चंदर उठा और बिस्रिया को लाकर उसने अंदर बिठा दिया। बिस्रिया के सामने सुधा और उसके बगल में चंदर। चुप, सभी चुप। अंत में चंदर बोला, लो तुम्हारे मास्टर साहब आ गए। अब बताओ ना, तुम्हें क्या पढ़ना, क्या क्या पढ़ना है? सुधा चुप। बिसरिया कभी यह पुस्तक उलटता, कभी वह। थोड़ी देर बाद वह बोला, आपके क्या विषय हैं? जी, बड़ी कोशिश करते हुए सुधा ने कहा, हिंदी, इकोनॉमिक्स, गृह विज्ञान। और उसके माथे पर पसीना छलक आया। आपको हिंदी कौन पढ़ाता है? बिसरिया ने किताब में निगाहें गड़ाए हुए कहा। सुधा ने चंदर की ओर देखा और मुस्कुराकर फिर मुंह झुका लिया। बोलो ना तुम खुद। यह राजा गर्ल्स कॉलेज में है। शायद मिस पवार हिंदी पढ़ाती हैं। चंदर ने कहा, अच्छा अब आप पढ़ाइए, मैं अपना काम करूं। चंदर उठकर चल दिया। स्टडी रूम में मुश्किल से चंदर दरवाजे तक पहुंचा होगा कि सुधा ने बिसरिया से कहा, जी मैं पेन ले आऊं? और लपकती हुई चंदर के पास पहुंची। ए सुनो चंदर। चंदर रुक गया और उसका कुर्ता पकड़कर छोटे बच्चों की तरह मचलते हुए सुधा बोली, तुम चलकर बैठो तो हम पढ़ेंगे, ऐसे हमें शर्म लगती है। जाओ चलो, हर वक्त यही बचपना। चंदर ने डांट कर कहा, चलो पढ़ो सीधे से। इतनी बड़ी हो गई अभी तक वही आदतें। सुधा चुपचाप मुंह लटकाकर खड़ी हो गई और फिर धीरे धीरे पढ़ने लग गई। चंदर स्टडी रूम में जाकर चार्ट बनाने लगा। डॉक्टर साहब अभी तक सो रहे थे। एक मक्खी उड़कर उनके गाल पर बैठ गई और उन्होंने बाएं हाथ से मक्खी मारते हुए नींद में कहा, मैं इस मामले में सरकार की नीति का विरोध करता हूँ। चंदर ने चौंक कर पीछे देखा। डॉक्टर साहब जग गए थे और जमाई ले रहे थे। आपने मुझसे कुछ कहा? चंदर ने पूछा। नहीं, क्या मैंने कुछ कहा था? ओ, मैं सपना देख रहा था। क्या बज गए? 5:30। अरे बिल्कुल शाम हो गई। डॉक्टर साहब ने बाहर देखकर कहा, अब रहने दो कपूर, आज काफी काम कर लिया है। चाय मंगवाओ, सुधा कहाँ है? पढ़ रही है, आज से उसके मास्टर साहब आने लगे हैं। अच्छा अच्छा, जाओ उन्हें भी बुला लाओ और चाय भी मंगवा लो। उसे भी बुला लो, सुधा को। चंदर जब ड्राइंग रूम में पहुंचा तो देखा सुधा किताबें समेट रही है और बिसरिया जा चुका है। उसने सुधा से कहना चाहा, लेकिन सुधा का मुंह देखते ही उसका अनुमान लग गया कि सुधा बिल्कुल लड़ने के मूड में है। अतः वह स्वयं ही जाकर महाराजन से कह आया कि 3 प्याला चाय पढ़ने के कमरे में भेज दो। जब वह लौटने लगा तो खुद सुधा ही उसके रास्ते में खड़ी हो गई और धमकी के स्वर में बोली, अगर कल से साथ नहीं बैठोगे तुम तो हम नहीं पढ़ेंगे। हम साथ नहीं बैठ सकते, तुम चाहे पढ़ो या ना पढ़ो। चंदन ने ठंडे स्वर में कहा और आगे बढ़ा। तो फिर हम नहीं पढ़ेंगे, सुधा ने जोर से कहा। क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? डॉक्टर शुक्ला अपने कमरे से बोले। चंदर कमरे में जाकर बोला, कुछ नहीं, ये कह रही है कि पहले हम कहेंगे। बात काट कर सुधा बोली, पापा हमने इनसे कहा कि तुम पढ़ते वक्त बैठ जाया करो, हमें बहुत शर्म लगती है। ये कहते हैं पढ़ो चाहे ना पढ़ो, हम नहीं बैठेंगे। अच्छा अच्छा, जाओ चाय लाओ।
जब सुधा चाय लाने लगी तो डॉक्टर साहब बोले, कोई विश्वास पात्र लड़का है? अपने घर की लड़की समझकर सुधा को सौंपना पढ़ने के लिए। सुधा अब बच्ची नहीं है। हाँ हाँ, अरे यह कोई भी कहने की बात है। हाँ, वैसे भी अभी तक सुधा तुम्हारी ही निगरानी में रही है। तुम खुद ही जिम्मेवारी समझते हो। लड़का हिंदी में एमए है। हाँ, एमए कर रहा है। अच्छा है, तब तो बिनती आ रही है, उसे भी पढ़ा देगा। सुधा चाय लेकर आ गई थी। पापा, तुम लखनऊ कब जाओगे? शुक्रवार को। क्यों? और ये भी जाएंगे? हाँ। और हम यहाँ अकेले रहेंगे? क्यों, महाराजन यहीं सोएगी और अगले सोमवार हम लौट आएंगे। डॉक्टर शुक्ला ने चाय का प्याला मुंह से लगाते हुए कहा। एक गमकदे की शाम, मन उदास, तबीयत उचटी थी, सितारों की रोशनी फीकी लग रही थी। मार्च की शुरुआत थी, और फिर भी जाने शाम इतनी गर्म थी या सुधा को इतनी बेचैनी लग रही थी। पहले बार जाकर सामने के लॉन में बैठ गई, लेकिन सामने के मौलसिरी के पेड़ में छोटी छोटी गौरैया ने मिलकर इतना जोर से चहचहाना शुरू किया कि उसकी तबीयत घबरा गई। वह इस वक्त एकांत चाहती थी, और सबसे बढ़कर सन्नाटा चाहती थी, जहाँ कोई न बोले, कोई बात न करे, सभी खामोशी में डूबे हों। वह उठकर टहलने लगी, और जब लगा कि पैरों में ताकत ही नहीं रही, तो फिर लेट गई हरी हरी घास पे। मंगलवार की शाम थी, और अभी तक पापा नहीं आए थे। आना तो दूर, पापा या चंदर ने किसी के हाथ एक पुर्जे के लिए तरस गई थी। किसी ने यह भी नहीं लिखा कि वो लोग कहाँ रह रहे हैं या कब तक आएंगे। किसी को भी सुधा का ख्याल नहीं। शनिवार या इतवार को तो वह हर रोज खाना खाते वक्त रोई। चाय पीना तो उसके लिए उसी दिन से छोड़ दिया था, और सोमवार को सुबह जब पापा नहीं आए तो वो इतना फूट फूट कर रोई कि महाराजन को सिकती हुई रोटियां छोड़कर चूल्हे की आंच में निकालकर सुधा को समझाने आना पड़ा। और सुधा की रुलाई देखकर तो महाराजन के हाथ पांव ढीले हो गए थे। उसकी सारी डांट हवा हो गई थी। वह सुधा का मुंह ही देखती रह गई। कल से कॉलेज भी नहीं गई थी, और दोनों दिन इंतजार करती रही थी कि कहीं दोपहर को पापा ना आ जाए। गेसु से भी 2 दिन से मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन मंगलवार को दोपहर तक जब कोई खबर नहीं आई तो उसकी घबराहट बेकाबू हो गई, और इस वक्त उसने बिसिरिया से कोई बात नहीं की थी। आधा घंटा पढ़ने के बाद उसने कहा उसके सर में दर्द हो रहा है, और उसके बाद खूब रोई, खूब रोई। उसके बाद उठी, चाय पी, मुंह हाथ धोया और सामने के लॉन में टहलने लगी, और फिर लेट गई हरी हरी घास पे। बड़ी उदास शाम थी, और क्षितिज की लाली के होठ भी स्याह पड़े थे। बादल सांस रोके पड़े थे, और खामोश सितारे टिमटिमा रहे थे। बगुलों की धुंधली धुंधली कतारों पर मारती हुई गुजर रही थी। सुधा ने एक लंबी सांस लेकर सोचा कि अगर वह चिड़िया होती तो एक क्षण में उड़कर जाती, वहां से खबर ले आती। पापा इस वक्त घूमने गए होंगे। चंदर अपने दोस्तों की टोली में बैठा रंगरलियां कर रहा होगा। वहां भी दोस्त बना लिए होंगे उसने। बड़ा बातूनी है चंदर, और बड़ा मीठे स्वभाव का। आज तक किसी से सुधा ने उसकी बुराई नहीं सुनी। सभी उसको प्यार करते थे, यहाँ तक कि महाराजिन, जो सुधा को हमेशा डांटती थी, चंदर का हमेशा पक्ष लेती थी। और सुधा हर एक से पूछ लेती थी कि चंदर के बारे में उसकी क्या राय है। लेकिन सभी लोग जितनी चंदर की तारीफ करते, वह उतना ही उससे वह उतना अच्छा उसे नहीं समझती थी। आदमी की परख तब होती है जब दिन रात बढ़ते। चंदर उसका ऊन कभी नहीं लाकर देता था। बादामी रंग के रेशमी मंगाओ तो केसरिया रंग के ला देता था। इतने नक्शे बनाता रहता था, और सुधा ने हमेशा उससे कहा कि मेजपोश की कोई डिजाइन बना दो, तो उसने कभी नहीं बनाई। एक बार सुधा ने बहुत अच्छी वायल कानपुर से मंगवाई थी, और चंदर से कहा, लाओ यह बहुत अच्छी है, हम इस पर हम किनारे की डिजाइन बना देंगे। और उसके बाद उसने उसमें तमाम पान जैसा जाने क्या बना दिया। और सुधा ने पूछा, यह क्या है? तो बोला, लंका का नक्शा है। जब सुधा बिगड़ी तो बोला,
लड़कियों के हृदय में रावण से मेघनाद तक करोड़ों राक्षस का वास होता है, इसलिए उनकी पोशाक में लंका का नक्शा ज्यादा सुशोभित होता है। मारे गुस्से के सुधा ने वह धोती अपनी मालिन को दे डाली थी। यह सब बातें तो किसी को मालूम नहीं। उनके सामने तो जरा सा कपूर साहब हंस दिए, चार मजाक की बातें कर दी, छोटे मोटे उनके काम कर दिए, मीठी बातें कर ली, और सब समझे कपूर साहब तो बिल्कुल गुलाब के फूल हैं। लेकिन कपूर साहब एक तीखे कांटे हैं जो दिन रात सुधा के मन में चुभते रहते हैं। या तो दुनिया को मालूम नहीं, दुनिया क्या जाने कि सुधा कितनी परेशान रहती है चंदर की आदतों से। अगर दुनिया को मालूम हो जाए तो कोई चंदर की जरा भी तारीफ न करे, सब सुधा को ही ज्यादा अच्छा कहे। लेकिन सुधा कभी किसी से कुछ नहीं कहती, मगर आज उसका मन हो रहा था कि किसी से चंदर की जी भरकर बुराई कर ले तो उसका मन बहुत हल्का हो जाए। चलो बिटिया रानी तई खा लो, फिर भीतर लेटो। अबहिन लेटे का वक्त नहीं आओ। सहसा महाराजिन ने आकर सुधा की स्वप्न श्रृंखला तोड़ते हुए कहा। अब हम नहीं खाएंगे, भूख नहीं है। सुधा ने अपने सुनहले सपनों की ही डूबी हुई बेहोश आवाज में जवाब दिया। खाए लो बिटिया, खाए पिए छोड़े की कसम काम चली। आओ उठो, महाराजिन ने बड़े दुलार से कहा। सुधा पीछा छुटाने की आशा न देखकर उठ गई और चल दी खाने। कौर उठाते ही उसकी आंखों से आंसू छलक आए, लेकिन उसने अपने को रोक लिया। दूसरों के सामने अपने को शांत रखना उसे आता था। दो कौर खाने के बाद वह महाराजिन से बोली, आज कोई चिट्ठी तो नहीं आई? नहीं बिटिया, आज तो दिन भर घरे में रहूं। महाराजिन ने पराठे उलटते हुए जवाब दिया। काहे बिटिया, बाबूजी कछु नाही लिखत तो छोटे बाबू लिख देत। अरे महाराजिन, यही तो हमारी जान का रोना है। हम चाहे रो रो कर मर जाएं, मगर न पापा को ख्याल है न पापा के शिष्य को। और चंदर तो ऐसा खराब है कि हम क्या करें। ऐसा स्वार्थी, अपने मतलब के ही हैं बस। सुबह शाम आए और हम या पापा ना मिले तो ऑफर ढा देंगे। बहुत घूमने लगी हो तुम, बहुत बाहर कदम निकल गया है तुम्हारा। और सच पूछो तो चंदर की वजह से हमने सब जगह आना जाना बंद कर दिया है। और खुद है कि आज लखनऊ, कल कलकत्ता, और एक चिट्ठी भेजने का वक्त नहीं मिलता। अभी हम ऐसे करते तो हमारी जान नोच खाते। और पापा को देखो, उनके दुलारे के साथ हैं तो बस हो गया और किसी की फिक्र नहीं। अब तुम महाराजिन, चंदर को तो कभी कुछ चाय वाय बना के मत देना। काहे बिटिया, काहे कोसत हो? ऐसे चांद से तो हैं छोटे बाबू, और कैसे हंस के बात करत हैं। माई का जाने कैसे हियाए पड़त है कि उनके अलग कैदीस। बेचारे होटल में जाने कैसी रोटी खात हुए। उन्हें हियाई बुलाए ले तो अपने हाथ के खिलाए के 2 महीना में माँ मोटा कर दे। हमें तो उससे ज्यादा उनसे ममता लागत है। बीवी जी, बाहर एक मेम पूछत है, हिया कौनो डाकदार रहत है? हम कहा नहीं, हिया तो बाबूजी रहत है। तो कहते हैं नहीं, यही यही मकान है। मालिन ने सहसा आकर बहुत स्वतंत्र स्वरों में कहा। बैठाओ उन्हें, हम आते हैं, सुधा ने कहा, और जल्दी जल्दी खाना शुरू किया और जल्दी जल्दी खत्म कर दिया। बाहर जाकर उसने देखा तो नील कांटे की झाड़ से टिकी हुई एक बाईसाइकिल रखी थी और एक ईसाई लड़की लॉन में टहल रही थी। होगी करीब 24-25 बरस की, लेकिन बहुत अच्छी लग रही थी। कहिए, आप किसे पूछ रही हैं? सुधा ने अंग्रेजी में पूछा। मैं डॉक्टर शुक्ला से मिलने आई हूँ, उसने शुद्ध हिंदुस्तानी में कहा। वे तो बाहर गए हैं और कब आएंगे कुछ पता नहीं। कोई खास काम है आपको? सुधा ने पूछा। नहीं, यूं ही मिलने आ गई थी। आप उनकी लड़की हैं? उसने साइकिल उठाते हुए कहा। जी हाँ, लेकिन अपना नाम तो बता दी जाइए। मेरा नाम कोई महत्वपूर्ण नहीं, मैं उनसे मिल लूंगी। और हाँ, आप उसे जानती हैं, मिस्टर कपूर को? आहा, आप पमी हैं, मिस्टर क्रूज। सुधा को एकदम ख्याल आ गया। आइए आइए, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, चलिए बैठिए। सुधा ने बड़ी बेतकल्लुफी से उसकी साइकिल पकड़ ली। अच्छा अच्छा चलो, कहकर पम्मी जाकर ड्राइंग रूम में बैठ गई। मिस्टर कपूर रहते कहाँ हैं? पम्मी ने बैठने से पहले पूछा। रहते तो वह चौक में है, लेकिन आजकल तो वह भी पापा के साथ बाहर गए हैं।
वे तो आपकी एक दिन बहुत तारीफ कर रहे थे, बहुत तारीफ। इतनी तारीफ किसी लड़की की करते हमने सुना नहीं। सचमुच? पम्मी का चेहरा लाल हो गया। वह बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। थोड़ी देर पम्मी चुप रही, फिर बोली, क्या बताया था उन्होंने हमारे बारे में? ओह तमाम। एक दिन शाम को हम लोग आप ही के बारे में बात करते रहे। आपके भाई के बारे में बताते रहे, फिर आपके काम में के बारे में बताए और आप कितना तेज टाइप करती हैं। फिर आपकी रुचियों के बारे में बताया कि आपको साहित्य से बिल्कुल शौक नहीं और आप शादी से बेहद नफरत करती हैं और आप ज़्यादा मिलती जुलती नहीं, बाहर आती जाती नहीं। और मिस डिक्रूज, ना आप पम्मी कहिए मुझे। हाँ तो मिस मम्मी, इसलिए आप उन्हें बहुत अच्छी लगी कि आप कहीं आती जाती नहीं। वह लड़कियों का आना जाना और आज़ादी बहुत नापसंद करता है, सुधा बोली। नहीं, वह ठीक सोचता है, पम्मी बोली। मैं शादी और तलाक के बाद इस नतीजे पर पहुंच चुकी हूँ कि 14 से 34 बरस तक लड़कियों को बहुत शासन में रखना चाहिए। पम्मी ने गंभीरता से कहा। एक ईसाई मैम के मुंह से यह बात सुनकर सुधा दंग रह गई। और यहाँ कहानी का मैं ये भाग समाप्त कर रही हूँ। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबा दें, ताकि मैं जब इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँ तो आपको पता चल जाए। मैं कोशिश करूँगी कि कहानी का हर भाग रोज़ अपलोड करती रहूँ, ताकि आपको इसको सुनने में कोई बाधा ना आए। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।